स्वागत है आपका जिगिस एरा में। मेरा नाम है अंशुमान और आज हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 के बारे में। लास्ट की क्लास में हमने अनुच्छेद 15 को और अनुच्छेद 16 को विस्तार से देखा था, जहां पर हमने अनुच्छेद 15 के माध्यम से देखा था कि किस प्रकार संविधान के माध्यम से, मौलिक अधिकारों के माध्यम से जो आपके लिंग है, जाति है, इसके आधार पर भेदभाव को रोका गया था, इस पर निषेध किया गया था। और उसी प्रकार हमने अनुच्छेद 16 को देखा था कि किस प्रकार अवसर की समानता के बारे में बात की गई थी। यहाँ पे हमने मंडल आयोग के बारे में भी देखा था, पूरे विस्तार से इन सब चीज़ों को देखा था हमने। साथ में इसके जो भी अपवाद थे और जो भी एग्जाम्पल थे उनको समझा था। आज हम देखेंगे अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना केवल हमारे मौलिक अधिकारों के लिए बल्कि हमारे एक समाज के नागरिक होने के नाते भी हमें ये जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आम आदमी इन सब चीज़ों के बारे में जानता ही नहीं है या फिर इनको इग्नोर कर देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 17 के बारे में। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत। अब अस्पृश्यता क्या है? पहली चीज़ तो हम अनुच्छेद 17 को देखेंगे कि इसमें कहा क्या गया है और इसके जो भी प्रमुख एक्ट वगैरह रहे हैं इससे रिलेटेड, उन सब चीज़ों को भी देखेंगे, क्योंकि ये आपके एमपी पीसीएस है या फिर स्टेट पीसीएस के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्याख्या और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है कौन? अनुच्छेद आपका 17। यानी कि अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता को समाप्त करेंगे और उसके अलावा जो इसके आचरण है इसको निषिद्ध करेंगे। अब पहली चीज़ तो हम ये समझते हैं कि अस्पृश्यता होता क्या है। तो जो आपका संविधान है, संविधान में अस्पृश्यता की कोई परिभाषा एग्जैक्ट नहीं दी गई है, ना ही इसके अधिनियम में इसकी कोई परिभाषा दी गई है। फिर हम कैसे समझे कि अस्पृश्यता होता क्या है? तो आपका जो मैसूर उच्च न्यायालय था उसने अनुच्छेद 17 की एक परिभाषा दी, उसने एक व्याख्या की थी और उसने कहा था कि कुछ वर्ग है, कुछ वर्ग या फिर कुछ जाति के लोग, वर्ग ही बोल सकते हैं या जाति भी बोल सकते हैं, उन लोगों के जन्म और उनकी जातियों के आधार पर जब उनको समाज में निर्योग्य कहा जाए, यानी कि उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाए, तो यह एक प्रकार की अस्पृश्यता है। मतलब मान लीजिए कुछ हम लोग जैसे एससी वर्ग के लोगों को देखते हैं, एसटी, ये एक ऐसी समाज की विडंबना है जो बना दी गई है। अब इन लोगों को जब हम लोग इग्नोर कर देते हैं या फिर कहे कि इनके हम लोग अयोग्य घोषित कर देते हैं, तो इसको हम लोग अस्पृश्यता के रूप में देख सकते हैं। ये आपके मैसूर उच्च न्यायालय ने परिभाषा दी। अब पहली चीज़ तो ये है कि समाज में सभी वर्ग बराबर होते हैं और यहाँ पे किसी को राइट नहीं दिया गया है कि किसी को अयोग्य घोषित करे और किसी को बोले कि ये इस समाज में रहने योग्य नहीं है। ऐसा करना किसी का भी राइट नहीं है। अब ये एक समाज की ऐसी विडंबना थी जो लगभग आप कह सकते हैं कि सदियों से ही चली आ रही थी, जो कि समाज के लिए बहुत ही अभिशाप के रूप में माना जाता था। इसके लिए अगर हम इतिहास में जाएँ तो आपके जो आपके अम्बेडकर जी थे, उन्होंने काफ़ी समय तक इसका विरोध किया और फिर कई सारे अधिनियम भी आए, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि समाज में ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं कुछ इस स्तर पर व्याप्त हैं। स्पेशली आप गाँवों में जाएँगे तो आज भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ें हैं जो अस्पृश्यता का समाप्त होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था एक समाज के उत्थान के लिए। ये संविधानवेत्ताओं ने भी सोचा कि अगर भारत जब आज़ाद होगा तो एक ऐसा संविधान बनाया जाएगा जहाँ पे अस्पृश्यता को पूरी तरह समाप्त किया जाए, और इसी के चलते यहाँ पर अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत, इस भाव को रखा गया, इस परिभाषा को रखी गई, इस शब्दावली को रखी गई। इसमें कहा गया कि अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्याख्या और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है अनुच्छेद 17। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न बन जाता है थोड़ा हट करके, जो कि आपके एमपी पीसीएस में कई बार पूछा गया है, अस्पृश्यता से रिलेटेड अधिनियम और उस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। सबसे पहली चीज जो हम लोग को याद रखनी है वो ये रखनी है कि अस्पृश्यता के बारे में जो आपका कह सकते हैं कि जो अस्पृश्यता का अधिनियम है वो अस्पृश्यता अधिनियम 1955 का है। ठीक, 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम बनाया गया था और 1976 में इसमें कुछ संशोधन किया गया। संशोधन क्या किए गए कि इसकी जो परिभाषा है या फिर इसका जो विस्तार है उसको बढ़ा दिया गया। इसकी डांडिक जो दंड देने की जो उपबंध है उसको बढ़ा दिया गया और इसको एक नई परिभाषा के रूप में थोड़ा और कठोर करके लाया गया, क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं देखा जा रहा था ये चीज़ें समाप्त नहीं हो रही थी। और जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया, यानी कि ये एक दंड योग्य अपराध है। यानी कि अगर कोई अस्पृश्यता को मानता है या फिर इसको फॉलो करता है या ऐसी किसी काम में लिप्त पाया जाता है तो ये एक दंडनीय अपराध होगा। तो आपको जो अधिनियम याद रखने हैं वो कौन से याद रखने हैं? एक तो अस्पृश्यता का अधिनियम 1955 का और एक जन अधिकार अधिनियम 1955 की। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है
कि जो जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 का था, इसके अंतर्गत कहा गया जो दंडनीय अपराध होगा अगर कोई अस्पष्टता को फॉलो करता है तो यहाँ पर 6 महीने के लिए उसको कारावास होगी या फिर 5 रुपए दंड का अपराध होगा। ठीक, ये तो इसके जो आपके सजा मिलेगी उसके लिए है, लेकिन जो प्रमुख चीज है कि वो व्यक्ति जो अस्पष्टता में लिप्त पाया जाएगा, जिसके खिलाफ अस्पष्टता यानी कि जो अस्पष्टता के काम को करने में अग्रसर होगा, उसके वो व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल के चुनाव में अयोग्य करार कर दिया जाएगा। यानी कि वो सांसद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है, साथ में वो विधानमंडल का चुनाव नहीं लड़ेगा, वो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि किस आधार पर ये जो अस्पष्टता है उसको हम लोग समझेंगे कि क्या क्या ऐसी एक्टिविटी हो रही है, ऐसी क्या एक्टिविटी में कोई व्यक्ति लिप्त है जो अस्पष्टता के लिए माना जाएगा कि ये व्यक्ति अस्पष्टता में लिप्त है। अब इसके लिए क्या कहा गया है इस अधिकार यानी कि जन सुरक्षा अधिकार अधिनियम 1955 के अंतर्गत। इस अधिनियम के अंतर्गत ध्यान से सुनिएगा, अगर हो सके तो इसको पॉइंट को नोट भी कर लीजिएगा। इसके अंतर्गत कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक पूजा स्थल में उसको प्रवेश करने से रोका जाए, ठीक है। अब ये हम लोग अभी भी देखते हैं, हालांकि ये जेंडर के मामले में हो जाता है कि जब महिलाओं को प्रवेश करने से रोका जाता है तो वो किसी की धार्मिक मान्यता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अभी भी ये चीज़ें करता है तो मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों करता है। जब लोगों की सोच वैज्ञानिक हो रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद भी इन सब चीज़ों में लिप्त होते हैं, चाहे मंदिरों में देखा जाए या फिर मस्जिदों में देखा जाए, तो ये चीज़ें गलत हैं। तो अगर कोई व्यक्ति किसी को पूजा स्थल में सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने से रोका जाता है तो वो अस्पष्टता के श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधार पर अस्पष्टता करता है, यानी कि धर्म के आधार पर या फिर दार्शनिक आधार पर, तो वो आपका अस्पष्टता माना जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक दुकान में, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश करने से रोका जाता है, या फिर सार्वजनिक तालाब में उसको पानी लेने से रोका जाता है, या सार्वजनिक कुएं में उससे पानी निकालने से रोका जाता है, तो ये सब अस्पष्टता के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ पे अभी भी कई स्तर पर देखते हैं कि जब हम लोग गाँवों में जाते हैं, जब शादियाँ होती हैं, तो वहाँ पे इस वर्ग के लिए यानी कि एससी वर्ग के लिए अभी भी हम लोग देखते हैं कि अलग से पंडाल लगा दिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें अस्पष्टता के अंतर्गत हैं, लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से कोई स्टैंड नहीं ले पाता है। फिर अगर हम इसके आगे देखें कि अगर अस्पष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति, कोई एससी का व्यक्ति है, एससी वर्ग का व्यक्ति है और उसकी बेइज्जती की जाती है, तो वहाँ पे इस अधिनियम के अंतर्गत अस्पष्टता माना जाएगा। साथ में अगर अस्पतालों में, शैक्षणिक संस्थानों में या हॉस्टल वगैरह में उसके लिए उसके विरुद्ध काम किया जाता है, विरुद्ध का मतलब है उसके जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, या सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश करने से उसको रोका जाता है, तो ये सब चीज़ें अस्पष्टता के अंतर्गत आएगी। ठीक है। या फिर किसी व्यक्ति को सामान बिक्री के लिए, यानी कि कोई सामान बिक्री करता है या सेवाएं कोई कर रहा है, उसको देने से रोकता है, सेवाओं में यानी कि कोई सामान खरीदने जाता है उससे रोकता है, तो इन सब चीज़ों को अस्पष्टता के अंतर्गत इस अधिनियम के माध्यम से रखा गया है। तो ये चीज़ें ना केवल हमारे एक सिलेबस के अंतर्गत है, बल्कि एक समाज के नागरिक होने के नाते अगर हम उस वर्ग में हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, हमारे लिए जानना और अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये टॉपिक आपका आर्टिकल 17। तो ये चीज़ें आर्टिकल 17 के बारे में थी, इनको याद रखिएगा कि आर्टिकल 17 क्या कहता है, इसके अंतर्गत कौन से अधिनियम है, उस अधिनियम के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है और किन चीज़ों को अस्पष्टता माना गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अस्पष्टता की, अगर ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या अस्पष्टता की परिभाषा को संविधान में या फिर इस अधिनियम के माध्यम से समझाया गया है, तो नहीं, इसके बारे में जो व्याख्या की है वो मैसूर उच्च न्यायालय ने की है, ना कि संविधान या फिर इस अधिनियम के माध्यम से इसकी कोई स्पेसिफिक परिभाषा नहीं दी गई है। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 17। अब हम लोग आगे देखते हैं अनुच्छेद आपके 18 के बारे में। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। अब ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके समाज में डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं लाता है। क्योंकि अभी हम लोग जो ये आर्टिकल देख रहे हैं 14 से लेकर के 18 तक, ये सब समानता के अधिकार हैं, और समानता के अधिकार में समाज में ऐसा संविधान बनाया गया है हमारे भारत में कि सब लोग इक्वलिटी फील कर सके, सब लोग इक्वल हैं, वो चाहे किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, वो सब एक संविधान के अंतर्गत सब समान माना गया है। और उन्हीं टॉपिक को जब आप देखेंगे एक बार 14 से लेकर के 18 तक के आर्टिकल को, तो वहां से आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे सिर्फ समानता के बारे में बात की गई। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, उपाधियों का अंत। अब उपाधियां कैसी? तो सबसे पहले हमको समझना है कि किस प्रकार की उपाधियों के अंत के बारे में कहा जा रहा है। अब ये उपाधियां जैसे राजा हो गया, महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राज साहब।
अब ये जो आपकी उपाधियाँ होती थी, जब हम लोग अंग्रेज़ों के समय में देखते हैं, औपनिवेशिक काल में देखते हैं, तो जो आपके जमींदार वर्ग होता था या फिर कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों का जो चाटुकार वर्ग होता था, उनसे प्रसन्न होकर के जो अंग्रेज़ होते थे, वो उनको इस तरह की उपाधियाँ देते थे। और ये जो व्यक्ति होता था, ये अपने नाम के आगे राज बहादुर, राय साहब या फिर महाराजा करके इन उपाधियों को लगाता था। ये उपाधियाँ हो गई। तो अगर हम देखें तो उस वक़्त ये जो उपाधियाँ होती थी, ये समाज में कहीं न कहीं डिस्क्रिमिनेशन लाता था। एक ऊँचा वर्ग, एक नीचा वर्ग, जिसको कहते हैं कुलीन वर्ग और एक निम्न वर्ग। इसमें समाज को डिवाइड करता था, बाँटता था। तो फिर जब संविधान आपका बना, संविधानवेत्ताओं ने इन चीज़ों को सोची कि समाज में कई सारे ऊंचे वर्ग भी है, कई नीचे वर्ग भी है, कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति भी हैं, कुछ अप्रतिष्ठित व्यक्ति भी हैं। लेकिन अगर वो अपने नाम के आगे इस प्रकार की उपाधियों का यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं समाज में एक भेदभाव की भावना उत्पन्न होगी। इसके चलते अनुच्छेद 18 के माध्यम से उपाधियों के अंत का प्रावधान रखा गया और ये बिल्कुल सही भी था। तो इसके माध्यम से क्या कहा गया कि अगर कोई इस प्रकार की उपाधियों को लगाता है अपने नाम के आगे, तो वो गलत माना जाएगा। ये मौलिक अधिकारों का हनन होगा। किसके लिए? एक समाज के लिए जो इस प्रकार की उपाधियों का प्रयोग नहीं करता है। फिर क्या कहा गया? अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जो पद्म भूषण होते हैं या फिर जो अपने पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं या फिर भारत रत्न दिया जाता है, ये क्या है? तो यहाँ पे अभी हम समझेंगे कि उपाधि क्या होती है और पुरस्कार क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस है। तो आगे क्या कहता है? इस अधिनियम के माध्यम से कहा गया कि राज्य सेना और विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो आपके राज्य की सेना है, जैसे आपके लेफ्टिनेंट हो गया या फिर कर्नल हो गया, इस प्रकार की सेना से संबंधित जो भी उपाधियां दी जाती हैं, या फिर आपकी विद्या संबंधी जैसे इंजीनियर हो गया या डॉक्टर हो गया, पीएचडी करने के बाद जो डॉक्टर लगा लिया, तो इस प्रकार की अगर कोई उपाधि दी जा रही है तो वहां पे तो ये मान्य होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई राजा महाराजा जैसी उपाधियों को दिया जा रहा है तो ये मान्य नहीं होगा। यह इस संविधान इस आर्टिकल के माध्यम से कहा गया। और क्या कहा गया कि भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। मतलब अगर कोई भारत का नागरिक है और वो किसी विदेश से सम्मान यानी उपाधि प्राप्त कर रहा है तो उसके पास ऐसा राइट नहीं होगा। अगर वो प्राप्त करेगा तो वो तब करेगा जब राष्ट्रपति उसको परमिशन दे। इस चीज़ को याद रखिएगा। साथ में कहा गया है कि राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति, यानी कि अगर कोई राज्य के अधीन किसी लाभ के पद पर है, लाभ का पद क्या होता है? किसी सरकारी नौकरी आदि में अगर कोई व्यक्ति लिप्त है तो किसी विदेश राज्य से उसके अधीन किसी भेंट पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी कि अगर इस प्रकार की कोई व्यक्ति है जो लाभ के पद पर है और उसको कोई भेंट आदि स्वीकार करना है, कोई उपाधि आदि स्वीकार करना है, तो वो आपके राष्ट्रपति की परमिशन के बिना स्वीकार नहीं की जाएगी। ये सारी चीज़ें आपके अनुच्छेद 18 के माध्यम से कही गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कहा गया है? उपाधियों के अंत में आपकी किस प्रकार की उपाधियों का अंत होगा? जो आपके पुराने समय में औपनिवेशिक काल में दी जाती थी। लेकिन सेना और विद्या से संबंधित उपाधियों को मान्य होगा। अगर कोई इस प्रकार के लेफ्टिनेंट है या फिर इंजीनियर टाइप का व्यक्ति है या डॉक्टर है तो वहाँ पे इन उपाधियों को मान्य कहा गया है। और अगर कोई व्यक्ति विदेश से कोई आपकी उपाधि प्राप्त करता है तो उसके लिए राष्ट्रपति की परमिशन लेना आवश्यक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पद्म पुरस्कार। अब देखिए, जो पुरस्कार होते हैं ये अगर कोई व्यक्ति साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, आपके अगर इन क्षेत्रों में अगर कोई, या फिर आपके कह सकते हैं सोशल वर्कर है कोई व्यक्ति और इस क्षेत्रों में अग्रणी व्यक्ति है, उसको पद्म पुरस्कार दिया जाता है या फिर आपको भारत रत्न दिया जाता है, तो वो एक तरीके से पुरस्कार है। अब इस पुरस्कार में अगर मान लीजिए जैसे सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर को मीडिया वाले तो कह देते हैं कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर या भारत रत्न लता मंगेशकर, लेकिन जो आपके सचिन तेंदुलकर होंगे वो क्या इन उपाधियों को लगा के टहलते रहेंगे कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर मेरा नाम है? कोई पूछेगा। या लता मंगेशकर कहेंगे कि मेरा नाम भारत रत्न लता मंगेशकर है, ऐसा तो कोई वो करेंगे नहीं। यानी कि अपनी उपाधि लगा के तो नहीं टहलेंगी। वो एक तरीके का पुरस्कार है जो कि देश के द्वारा उनको दिया जा रहा है, या फिर सम्मान है जो देश के द्वारा उनको प्रदान किया जा रहा है। वो उसका यूज़ नहीं करेंगे। जब प्रिंट मीडिया वगैरह उसका यूज़ करना चाहे कर सकती हैं, लेकिन वो अपने नाम के आगे नहीं करते हैं। तो ये पुरस्कार होती हैं। और उपाधियाँ जो पुराने समय में दी जाती थी, जो व्यक्ति अपने आगे नाम के आगे लगा करके टहलता था, अपनी गाड़ियों में लिखवा लेता था या फिर अपने घर के आगे लिखवा लेता था, वो एक तरीके से उपाधियाँ थी और वो समाज में भेदभाव लाती हैं। क्योंकि जो पुरस्कार होते हैं वो कहीं ना कहीं समाज के अंदर मोटिवेशन का काम करते हैं कि मुझे भी ये पुरस्कार प्राप्त करना है। लेकिन उपाधियाँ कहीं ना कहीं एक तरीके से चाटुकारिता का भाव ले आते हैं। तो इसलिए ये बात कही गई कि उपाधियों के अंत को, यानी कि उपाधियां जो दी जाती थी उसको समाप्त किया जाएगा। तो
यहाँ पे हमने, और देखिए एक चीज और याद रखिएगा कि जो पद्म पुरस्कार हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है वनडे एग्जाम में कि पद्म पुरस्कार जो होते हैं, पहले तो भारत रत्न होता है, भारत रत्न के बाद आपके पद्म पुरस्कार दूसरे नंबर के जो नागरिक पुरस्कार हैं, और उन नागरिक पुरस्कारों में एक पद्म पुरस्कारों का क्रम याद रखिएगा। सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, यानी कि सबसे पहले भारत रत्न, फिर उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। और अगर हम लोग इसको इस क्रम में याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम में या फिर आपके स्टेट बेसिस के एग्जाम में पूछ ली जाते हैं। थोड़ी ये एक्स्ट्रा जानकारी थी, मुझे लगा बता देना चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने अनुच्छेद 17 को देखा, अनुच्छेद 18 को देखा, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना केवल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि एक नागरिक होने के नाते। क्योंकि मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं, ये हमारे हर व्यक्ति, यानी कि भारत के रहने वाले हर व्यक्ति को जानने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो मौलिक अधिकारों को जानेगा तो वो कहीं भी भेदभाव का सामना नहीं करेगा, वो कहीं पे भी पुलिस के आगे ना जानते हुए वो झुक जाता है, वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अवेयर रहेगा हर चीज़ों के लिए। तो इसलिए इनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमने अनुच्छेद 17 को देखा, अनुच्छेद 18 को देखा। नेक्स्ट क्लास में हम स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनसे रिलेटेड जो भी डाउट हो आपको वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।